शो में कराची गैर कानूनी वाटर हाइड्रेंट्स, पानी चोरी जैसे जराइम का तदारुक, रेंजर्स की कार्रवाइयां, गैर कानूनी हाइड्रेंट्स, मसमार। नून लीग मुतहरिक, कराची में MQM से मुलाकातें, क्या सिंध में पीपल्स पार्टी मुखालिफ इत्तेहाद की तैयारियां। MQM का मुकामी हुकूमतों के निजाम को आईनी तहफ्फुज देने का मुतालबा। अस्सलाम वालेकुम। बस पर्दा हक़ाइक़ सनसनीखेज़ इंकशाफ़ात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सिफ़ान खान। नाज़रीन, शहर कराची के बेपनाह मसाइल में से एक मसला गैर कानूनी हाइड्रेंट्स का है। इस पर आज इस प्रोग्राम में तफसीली बात करेंगे, रेंजर्स के ऑपरेशन पे भी, लेकिन पहले कुछ सियासत का चर्चा कर लें। हमने देखा है कि हालिया दिनों यहाँ पर कराची काफ़ी सियासी हलचल के हवाले से सरगर्म रहा, जहाँ मुख्तलिफ सियासी जमातें इस वक्त वफूद आते रहे, मुख्तलिफ इत्तेहाद बनते रहे, इत्तेहाद तश्कील पा रहे हैं, और इन इत्तेहाद से क्या कराची के मसाइल हल होंगे या नहीं होंगे, इस पर आज प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। साथ साथ गवर्नेंस के ऊपर एक दूसरे की शदीद तनकीद मुख्तलिफ पार्टी की तरफ से हो रही है। MQM की तरफ से एक मुतालबा सामने आया है, जिस मुतालबे के तहत MQM ये चाहती है कि मुकामी हुकूमतों को आईनी तहफ्फुज मिले। वो चाहते हैं कि जो फंड्स ट्रांसफर हो वो बाकायदा आइन में उसका तहफ्फुज हो, जैसे सूबाई या वफाकी हुकूमत को इस पर तहफ्फुज शामिल है। यानी वो 18वीं आईनी तरमीम के अंदर रद्दोबदल चाहते हैं। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जो खालिद नबूल सिद्दीकी साहब की तरफ से कल ही मुतालबा सामने आया, वो मुतालबा मकामी हुकूमतों यानी निगरां मकामी हुकूमतों का था। यानी इलेक्शन अगर हो तो बाकायदा 90 दिन के लिए निगरां मकामी हुकूमतें हों। इसमें आईनी, कानूनी, सियासी पेचीदगियां क्या हो सकती हैं, इन पर बात करने से पहले खालिद नबूल सिद्दीकी साहब ने कहा क्या, जरा ये सुनते हैं। जिस तरह जब मुद्दत पूरी कर लेता है वजीर आजम तो एक निगरां वजीर आजम आता है, जिस तरह मुद्दत पूरी कर लेता है एक वजीर आला तो एक निगरां वजीर आला आता है। इसी तरह जब एक मेयर, एक डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन अपनी मुद्दत पूरी करे तो निगरां आए, ताकि 90 दिन के अंदर इलेक्शंस को मुमकिन बनाया जा सके और मशरूत किया जा सके। इसको पाकिस्तानी जमहूरियत के साथ में आपकी मौजूदगी में पाकिस्तान की जमहूरियत, पाकिस्तान के ऐवानों, पाकिस्तान के साहिब इख्तियार से और इख्तिदार से ये मुतालबा करता हूं कि इस बात को मशरूत करें आप कि जब तक थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट इंटैक्ट ना हो, आम इंतखाबात पाकिस्तान में ना हो सके। जिस तरह आइन में दर्ज है कि वफाक के पास कौन से इख्तियारात होंगे, कौन से उसके बाद डिपार्टमेंट होंगे, जिस तरह ये आइन में दर्ज है कि कौन कौन से इख्तियारात, वसाइल और डिपार्टमेंट सूबों के पास होंगे, इसी तरह आइन में दर्ज किया जाए कि कौन कौन से वसाइल, इख्तियार और डिपार्टमेंट थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट के पास हो। तो साथ साथ यानी ये तहफ़्फ़ुज़ ही मांगा गया है कि जो फाइनेंशियल ट्रांसफर्स हों, और ये कहा गया है कि वो डायरेक्टली जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं उनको हों, और इसके तहत कराची को एक रिसोर्सफुल सिटी ना के एक लीस्ट लिवेबल सिटी के तौर पर दुनिया भर में जाना जाए। साथ साथ नून लीग का वफ़द जो आया था उसने भी सिंध में गवर्नेंस के ऊपर तनकीद की। जो हालिया सालों में गवर्नेंस रही, खासतौर पर अर्बन एरियाज या जो सिंध के शहर हैं मुख्तलिफ, उनमें बशमूल कराची, इस पर नून लीग के वफ़द की तरफ से तनकीद हुई। उन्होंने क्या कहा, साद रफीक साहब ने स्पेसिफिकली क्या कहा, शहर कराची का जिक्र किस तरह नून लीग ने किया, लेट्स हियर दिस। हमारी कोशिश होगी कि सिंध में खास तौर पे एक ऐसा इत्तेहाद मारज़ वजूद में आए जो अवामी उमंगों की तर्जमानी करता हो, और जिस तरह कराची को खंडर बनाया गया है और जिस तरह सिंध के शहरी इलाकों को नज़रअंदाज किया गया है वो मुस्तकबिल में नज़रअंदाज ना हो। इसके लिए ज़रूरत है कि मैंडेट के साथ जो वोट पड़े वो वोट निकले भी, ये ना हो कि जो वोट है वो किसी और को पड़ा और निकले किसी और की पर्ची। इसको रोकना है हम सब ने मिलके, और आने वाले इंतखाबात को सबके लिए काबिल कबूल बनाना है। सो ये जिम्मेदारी सिर्फ मुस्लिम लीग नून और MQM ही की नहीं है, ये जिम्मेदारी रियासती इदारों की भी है और बाकी सियासी कुव्वतों की भी है कि वो सबके लिए सांस लेना, सर उठा के चलना और काम करना और इलेक्शन कैंपेन करना जो है उसको मुमकिन बना। साथ साथ पीपल्स पार्टी की तरफ से भी जवाब दिया गया, भरपूर जवाब दिया गया। जवाब है शजीर मेमन साहब आए और दीगर लीडर्स ने कहा कि सिंध जब भी याद आता है नून लीग को जब इलेक्शंस करीब होते हैं। साथ साथ उन पर इल्ज़ाम लगाया कि इससे पहले जो हालिया इंतखाबात हुए वो नून लीग ने
धांधली के जरिए जीते थे, और ये भी कहा कि जो वहाँ पर जो कुछ डेवलपमेंट हुई उसका भी उन्होंने पर्दाफाश किया, कुछ तनकीद करी, उनकी हक़ाइक़ क्या उस पर भी सवाल उठाएंगे। लेकिन शर्जील मेमन साहब क्या कह रहे थे साबिक वज़ीर इत्तलात सिंध? लेट्स से दिस आल्सो। इन लोगों को पंजाब में हुकूमतें मिली और हुकूमतें भी बड़ी मजबूत और फुल ब्लेसिंग के साथ मिली। उन्होंने एक हॉस्पिटल तक पंजाब में नहीं बनाया, और मैं इस बार बता रहा हूं कि इस बार मुकाबला सिंध में ना सिर्फ दही सिंध में नहीं है, शहरी सिंध में भी मुकाबला नहीं है। मुकाबला इंशाअल्लाह ताला पंजाब, सेंट्रल पंजाब में होगा, जहां पीपुल्स पार्टी भरपूर ना सिर्फ ताकत का मुजाहरा भी करेगी, और वो लोग जो मुश्किल वक्त में आवाम के साथ नहीं होते उनको बुरी और तारीखी शिकस्त नसीब होने जा रही है 8 फरवरी को। ये तो हुई सियासी बात, और इस पर मजीद गुफ्तगू भी अपने पैनल में करेंगे। लेकिन साथ साथ शहर कराची में एक ऑपरेशन और भी चल रहा है, जिस तरह डॉलर स्मगलिंग और दीगर क्रैकडाउन, इलीगल माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन हो रहे हैं। वाटर माफिया यानी खासतौर पे इलीगल हाइड्रेंट्स के हवाले से जो माफिया एक्टिव है, उनके खिलाफ भी रेंजर्स की तरफ से एक कार्रवाई हो रही है। ये कार्रवाई जिसमें अब तक तकरीबन 184 के करीब हाइड्रेंट्स के खिलाफ कार्रवाई हो चुकी है, मजमूई तौर पर 87 के करीब ऑपरेशंस के दौरान, जिसमें यह दावा किया गया है कि 200 मिलियन यानी यौमिया गैलियन पानी की सप्लाई बहाल कर दी गई है। इस पर भी प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे, और खास तौर पर जो ये माफिया है ये ऑपरेट करता किस तरह है, क्या रेंजर्स के ये ऑपरेशन जो एडमिनिस्ट्रेटर विल दे बी एबल टू रिस्टोर द वाटर सप्लाई, जो कि शहर कराची का बुनियादी मसला रहा है। और फिर यहाँ की सियासी जमातें जो शहर कराची पर तवज्जो मरकूज करके बैठी हुई हैं, क्या ये वाकई में कराची के मसाइल पर डिलीवर कर सकेंगे, ये जानेंगे आफ्टर दिस ब्रेक। बेनकाब में हमारे साथ रहें। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और आज बेनकाब में कुछ अहम सवालात शहर कराची के बुनियादी मसाइल, सियासी जमातों की तवज्जो इस पर शहर कराची पर, कुछ नाराज़ और कुछ जमातें यानी एक दूसरे पर तनकीद जारी है। साथ साथ कुछ बुनियादी रिफॉर्म्स की बात हो रही है, खासतौर पर 18वीं आईनी तरमीम में रिफॉर्म्स की बात हो रही है। मुकामी हुकूमतों को आईनी तौर पर जिम्मेदार यानी आइन के तहत फंड्स ट्रांसफर की जिम्मेदारी की बात हो रही है। राना एहसान साहब मंशूर कमेटी में भी हैं, नून लीग के सीनियर रहनुमा है, मौजूद है साथ हमारे। रेहान हाशमी साहब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के सीनियर रहनुमा साथ मौजूद हैं यहाँ पे कराची में, और हमारे साथ जनाब कादिर मंदोखेल साहब पीपल्स पार्टी के सीनियर नुमाइंदगी कर रहे हैं प्रोग्राम में। तीनों को कहते हुए राना साहब, क्या आप भी आईनी तरमीम को सपोर्ट करेंगे अगर लोकल गवर्नमेंट्स को फंड्स ट्रांसफर किए जाएं, खासतौर पे कराची या सिंध के दीगर शहरों के तनाजुर में जो मुत्तहिदा बात कर रही है, क्या नून लीग का इश्तराक इस बात पर होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो 18वीं तरमीम है उसने पावर्स तो सूबों को तो डिवॉल्व कर, लेकिन जो सूबों का काम था कि सूबे लोकल बॉडीज को स्ट्रेंथन करें, और एक तो नंबर 1 कंटिन्यूटी ऑफ लोकल बॉडीज एग्जिस्टिंग ही करती। सूबों के अंदर कंटिन्यूसली जिसकी हुकूमत आ जाती है वो अपनी मर्जी और मंशा के मुताबिक जो है वो लोकल बॉडीज लॉ को प्रोविंशियल असेंबली में अमेंड करते रहते हैं। तो वो भी कंटिन्यूटी ऑफ लोकल बॉडीज के खिलाफ भी है वो चीज, और वो लॉज बार बार तब्दील होना इस बेसिस पे कि किसकी जमात जो है वो सूबाई हुकूमत करती है, वो भी एक अच्छी बात नहीं है लोकल बॉडीज निज़ाम की स्ट्रेंथनिंग के। तो इस वजह से देखें, पाकिस्तान में कहाँ आपके पास नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबलीज काम कर रही हैं, लोकल बॉडीज की कंटिन्यूटी आप नहीं देखते, और यही वजह है कि ग्रास रूट लेवल पे जो मामलात हैं वो प्रॉपर तरीके से नहीं जाए जाते। देखें, मुल्क एसी डीसीज आपकी 2-2-70 लाख की आबादियों के जो शहर हैं वो एसी डीसी नहीं चला सकते। लोकल बॉडीज को स्ट्रेंथन करना लाजिम है, और ये जो तजवीज दी है, देखें अगर तो आपकी एक नेशनल लेवल पे कंसेंसस हो जाए जमातों का, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है कि आप 18वीं तरमीम का इसको आप हिस्सा बनाएं, और उसके अंदर आईनी जो है वो एक कवर दिया जाए लोकल बॉडीज को कि इसकी कंटिन्यूटी जो है वो इंश्योर की जाएगी,
तो इससे आपकी जमहूरियत स्ट्रेंथन होगी। लेकिन राणा साहब ये तो एक एस्पेक्ट है कि कंटिन्यूटी वाला, जो दूसरा एस्पेक्ट है कि फंड्स ट्रांसफर का के डायरेक्ट ट्रांसफर किए जाएं लोकल गवर्नमेंट्स को, ना कि सूबे प्रोविंशियल ट्रांसफर करें फिर वो ट्रांसफर रुक जाए और डिस्ट्रिक्ट फाइनेंस कमीशन अवार्ड ना अनाउंस किया जाए और उसके बाद फिर वो सूबे यानी वो शहर जो है वो डिस्ट्रिक्ट उनको फंड्स ना मिल सके, इनजस्टिस हो उनके साथ। तो ये मुतालबा भी तो है इसका दूसरा हिस्सा कि हमें फंड्स डायरेक्ट ट्रांसफर किए जाए और ये आईनी तौर पर जो है इसको पाबंदी करार दी बनाई जाए। आप क्या कहते हैं इसमें? देखिए, इसकी ये जो डिमांड की गई है, क्यों की गई है, इसकी वजह ये है कि फंड्स ट्रांसफर नहीं होते रहे लोकल बॉडीज को। लोकल बॉडीज को जो है वो अगर सूबे में हुकूमत किसी और जमात की है और किसी शहर में किसी और जमात की है, तो प्रोविंशियल हुकूमतों के पास ये पावर है या स्ट्रेंथ है कि वो उनको फंड्स ना दें और उस हुकूमत की परफॉर्मेंस जीरो कर दी जाए अगर वो एक फंड स्टाफ जो है वो हुकूमत होगी। तो इस तरह जो अगर आप तारीख में देखें इस तरह होता रहा है, ये चीजें नजर आई हैं। तो अगर इसको हमने खत्म करना है इस मामले को कि ऐसा ना हो कि सूबाई हुकूमतें सैबोटाज कर दें, जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स हैं या सिटी गवर्नमेंट्स हैं उनको सैबोटाज ना कर पाए, तो इसके लिए हमें एक मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा, लेजिस्लेशन करनी पड़ेगी कि ऐसे कैसे मुमकिन है। तो ये एक फ्लॉ है, इसका क्या यही हल है कि आईनी तरमीम की जाए, आईनी कवर किया जाए, या कोई और भी सोल्यूशन है? इसके ऊपर जरूर बहस भी होनी चाहिए, लेकिन ये सोल्यूशन निकलना चाहिए। एंड रिजल्ट ये होना चाहिए है कि सूबाई हुकूमतें अगर चाहे भी तो वो लोकल बॉडीज को सैबोटाज ना कर सकें और लोकल बॉडीज सूबाई हुकूमतों की तरफ ना देखें कि ये हमें फंड देंगे तो हम गवर्नेंस कर पाएंगे, ये फंड्स देंगे तो हम डेवलपमेंट कर पाएंगे। वो इंडिपेंडेंटली अपने मामलात को चलाएं। मैं इस कॉन्सेप्ट से एग्री करता हूं, लेकिन इसके ऊपर डेफिनेटली कोई भी अगर आपने फैसला करना है, कोई लेजिस्लेशन करनी है, तो आपको कंसेंसस बिल्ड करना होगा, सारी जमातों से इनपुट लेनी होगी, उसका एक अलग प्रोसीजर है। लेकिन मैं इस कॉन्सेप्ट से एग्री करता हूं कि बिल्कुल लोकल बॉडीज को फंड्स ट्रांसफर होने चाहिए। लोकल बॉडीज के थ्रू गली नाली, आपकी पुलिस हो गई, हेल्थ हो गई, लेकिन राणा साहब ये बताएं कि सिर्फ ये तो नहीं कि ये अगर इनजस्टिस हुई कि सिर्फ और सिर्फ सूबों की तरफ से ट्रांसफर नहीं हुआ डिस्ट्रिक्ट को, वफाक की तरफ से भी अगर कराची की मैं बात करूं, अगर 2007-8 में यानी एनएफसी के अनाउंसमेंट से पहले जो पीएसडीपी था फेडरल, उसमें अगर शेयर 6.6% था तो वो गिरकर 2.1% हो गया 2021 में। तो अगर एनुअली देखा जाए तो जो ट्रांसफर अगर सूबाई से होने थे तो वफाक से भी तकरीबन अगर इस परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए तो एनुअली अराउंड 286 बिलियन का फर्क पड़ता है। तो सर ये ओवर द पीरियड ऑफ 10 इयर्स, जो 2007 से लेके 2021 तक, तो दिस इज अ ह्यूज अमाउंट। वफाक ने भी अपना शेयर कम ही किया फेडरल पीएसडीपी का आफ्टर एनएफसी। तो सिर्फ ये नहीं कि सूबे ही नहीं ट्रांसफर कर रहे थे, वफाक ने भी कराची को फिर पीएसडीपी में कम हिस्सा दिया राणा साहब, जिसमें आपकी भी हुकूमत रही बीच में। देखिए, ये मुझे ये डेटा स्टडी करना पड़ेगा, लेकिन वफाक का तो जो ट्रांसफर देखें, जो तो 18वीं तरमीम के मुताबिक जो प्रोविंशियल ट्रांसफर्स होने, तो वो तो 57.5 के मुताबिक हो जाते हैं और सूबों को उनका जो है वो हक मिल जाता है। पीएसडीपी के ऊपर के जो शेयर सूबों को मिलना चाहिए, मेरे ख्याल से वो भी फॉलो होता रहा है। हमारी हुकूमतों में तो हमने इंश्योर किया है कि हर सूबे का जो हिस्सा है पीएसडीपी में वो इक्विटेबल हो, लेकिन उसके अंदर ये जरूर होता है कि मिसाल के तौर पे अगर कोई बिजली घर लग रहा है पीएसडीपी के अंदर या कोई डैम बन रहा है, वो डैम बेशक केपीके में है या आपके अपर नॉर्दर्न एरिया में है, लेकिन उसका बेनिफिट तो सारे पाकिस्तान को होता है। तो वो पीएसडीपी अगर वो काउंट होकर केपीके में लगती है, ऐसा नहीं है, उसका उससे मुफीद पाकिस्तान होता है। या अगर कोई आपकी पोर्ट के ऊपर इन्वेस्टमेंट हो रही है तो वो पीएसडीपी जाहिर तो लगेगा कि उस पोर्ट तो हो रहा है, लेकिन पीएसडीपी के सारे प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं जो नेशनल इकोनॉमी को बेनिफिट करे। अगर उस प्रोजेक्ट कराची में भी लगा है, उसका बेनिफिट बंदा पंजाब में बैठा है उसको भी हो, बलूचिस्तान में हो, तो ऐसे प्रोजेक्ट। अच्छा रेहान हाशमी साहब, आपकी तरफ आते हुए, क्योंकि जो मुतालबा है ये इस मुतालबे की बुनियाद तो समझ में आती है कि आपको पैसे नहीं मिले सूबे से या फिर आपको सूबाई हुकूमत आपको जस्टली पैसे नहीं दे सकी, लेकिन सर ये जो वफाकी हुकूमत है रेहान हाशमी साहब, वहां से भी कौन से आपको यानी 1100 अरब वादा हुआ नहीं मिले, या कराची को मेरा मतलब नहीं मिले, या फिर जो नून लीग की हुकूमत रही तो पीएसडीपी से कितने ट्रांसफर हुआ, कोई खास ट्रांसफर नहीं हुआ। तो इससे सूबे ने तो नहीं बल्कि वफाक ने भी ये रवैया रखा। तो अब क्या गारंटी है कि आइन में आप तरमीम मांग रहे हैं, क्यों मांग रहे हैं तरमीम? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए,
पहली बात तो ये है कि MKM का जो चार्टर ऑफ डिमांड है, जो मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज जब बरसर इक़्तिदार आती रहीं उनसे रहा, वो यकसा है। और उसमें बुनियादी तौर पे क्या है, वो वही तमाम चीज़ रिपीट होती रही, चाहे वो पीपल्स पार्टी के साथ 2013 से पहले था, चाहे वो PTI के साथ हो, और अभी जो इत्तफाक़ राय और मुफ़ाहमती अमल बराए आइनी तरामीम जो हम समझते हैं कि विदाउट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पूरा नहीं हो सकता, वो चार्टर ऑफ डिमांड बुनियादी तौर पे ये है कि 18वीं तरमीम जिस मकसद से बनाया गया था उसकी रूह के मुताबिक होना चाहिए। निचली सतह तक इख्तियारात और वसाइल और एडमिनिस्ट्रेटिव जो बेनिफिट्स हैं वो मिलने चाहिए जी। अच्छा, अब जो आप 1100 अरब की बात कर रहे हैं PTI के दौर में, वही डिमांड जब हमने PTI के दौर में की, वो इसलिए की थी कि जब सूबा हमें दे ही नहीं रहा, अर्बन एरियाज को डिप्राइव रख रहा है, तो हमारे पास ऑप्शन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनली कोई ऑप्शन इसके अलावा नहीं है कि वाया गवर्नर आप यहाँ पर वसाइल की फराहमी करवाएं। गवर्नर हालांकि एक स्टेट का नुमाइंदा होता है, वादा किया गया, नहीं हुआ। और आज भी अगर हम बात कर रहे हैं तो हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात कर रहे हैं कि मां सिवाय आपके पास पॉलिसी, जो रूट कॉज है ना, वो यही है। आप नेगोशिएशन करके देख लिया हमने, आप कह रहे हैं कि तब्दीली कर दी जाए और आप कह रहे हैं मुकामी हुकूमतों को डायरेक्ट फंड्स ट्रांसफर कर दिए। नहीं, हम 3 से 4 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है कि जनाब आप, हाँ, हमने डायलॉग करके देख लिया, नेगोशिएशन करके देख ली, कोलिजन गवर्नमेंट बना के देख ली, अब हम जो इत्तफाक़ राय और मफाहमत की तरफ जा रहे हैं वो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की वजह से जा रहे हैं, के लिए जा रहे हैं। मिसाल के तौर पर आर्टिकल 140A मौजूद है जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल पावर्स की डेलीगेशन की बात करता है, सूबों से इख्तियार लेकर निचली सतह तक देने की बात करता है। अब हम बात कर रहे हैं कि 140B भी होना चाहिए कि 140A को मशरूत किया जाए कि वो सूबे कि जिन्होंने जो रिस्पॉन्सिबल हैं उनको लाजमी तौर पर डिलीवर करना होगा। दूसरी चीज़ देखें, तकरीबन 1 दिहाई होने को है, जिस तरह के आपने प्रोग्राम के आगाज़ में तस्करा किया कि NFC होता है, कराची या अर्बन सिंध जो कमा कर देता है वफाक को, वफाक सूबों को उनकी आबादी और एक तनासुब से के मुताबिक वो पैसे रिटर्न करता है, और फिर सूबों की कॉन्स्टिट्यूशनली जिम्मेदारी होती है कि वो डिस्ट्रिक्ट की सतह पे वो पैसे दे। बदकिस्मती से 10 साल से तकरीबन सिंध ने प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन को गालिबन प्रोविजनल बुनियादों पर चला रही है और उसमें नहीं उसकी मीटिंग। लेकिन रियासत मुझे बताएं कि ये आपके जो तरमीम है ये आपने नून लीग के सामने रख दी है कल मुलाकात में, अब आप चाहते क्या हैं कि ये जो नून लीग है और आपका इश्तराक हो आगे इंतखाबात के बाद वो इस बुनियाद पर होगा, यानी आप तरमीम लाना चाहते हैं, और अगर इसके लिए तो फिर आपको 2/3 अक्सरियत चाहिए होगी अगर आईन में तरमीम की तरफ आप लोग जा रहे हैं। ये बिल्कुल ये एक मौक़िफ़ है MKM का, और हमारी ना तो किसी इसके अलावा किसी और मौजू पे कोई बात नहीं हुई है। अच्छा, कोई बात नहीं हुई मां सिवाय इसके कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बराए 18वीं तरमीम, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बराए नेशनल फाइनेंस कमीशन को मशरूत करार देना प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन से, और बराए लोकल गवर्नमेंट एम्पावरमेंट, डेवोल्यूशन ऑफ पावर। तो इसके अलावा हमारी चीजों में कादिर मंदोखेल साहब साथ मौजूद हैं। कादिर मंदोखेल साहब, क्या शहर कराची के हालात बदल सकते हैं? ये जो MKM जिस नुक्ते की बुनियाद पर काम कर रही है नून लीग के साथ, आपको लगता है? मंदोखेल साहब जी, कादिर मंदोखेल साहब तो मेरी आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है मेरी? जी कादिर साहब आप फरमाइएगा। सर, ये जो, क्योंकि आप एक आईनी और कानूनी माहिर भी हैं, फिर एक सियासी भी आप रहनुमा हैं, ये फरमाएं कि ये जो आईनी तरमीम या 18वीं आईनी तरमीम में तब्दीली की बात MKM कर रही है, खासतौर पर मुकामी हुकूमतों को मजीद एम्पावर करने के लिए, क्या आपके नजदीक शहर कराची के मसाइल का ये हल है मंदोखेल साहब? नहीं, बात ये होता ना कि ये MKM वाले दोस्त बड़े मासूम लोग हैं। ये पिछले 35 साल से मुख्तलिफ हुकूमतों के, डिक्टेटर्स के, सियासी पार्टियों के साथ इत्तेहाद करके मजे लूटते रहते हैं, और आखिरी 3 महीने 6 महीने में फिर ये कहते हैं इख्तियारात नहीं। अरे बाबा, इख्तियारात नहीं था तो आपने लिखत पढ़त भी कर लिए। शहबाज शरीफ साहब के साथ PDM हुकूमत में शामिल होने के बाद आपको क्या मिला? आपके 4 मंसूबा जो सिंध हुकूमत ने अपना हिस्से का पानी दे चुका था, हम PTI पे इल्जाम लगा रहे थे, आपके शहबाज शरीफ साहब ने सिर्फ 17 अरब रुपए रखे, और K5 मंसूबा जो शहबाज शरीफ साहब का मेरे हल्के का एरिया था वहां तो 1 रुपए नहीं रखा। फिर भी आप हुकूमत में शामिल हो गए और आखिरी दिनों में आप फिर अड़ जाएंगे, बोलो ये सही नहीं है, आप पीपल्स पार्टी से मुआहिदा कर ले। फिर पीपल्स पार्टी के साथ इसी तरह आप 4.5 साल गुजारेंगे, फिर आखिरी 6 महीने में आप बोलेंगे नहीं ये पार्टी भी सही नहीं है। ये तो 35 साल से आप करेंगे। आवाम बेवकूफ है, आवाम को नहीं पता आप क्या खेल खेल रहे हो।
पिछले 35 साल से। अच्छा मंदोखेल साहब, ये बताएं मंदोखेल साहब कि एमक्यूएम की सियासत पे आप जो तनकीद कर रहे हैं उसका जवाब हमसे लेते हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर जो ये कह रहे हैं पॉइंट के जो है कि जो फेडरल यानी जो ट्रांसफर्स होने चाहिए लोकल गवर्नमेंट्स को, वो आईनी जिम्मेदारी आइन में डाल दिया जाए कि मुकामी हुकूमतों को डायरेक्ट ट्रांसफर्स होंगे, ना कि प्रोविंशियल लेवल के ऊपर फंड्स ट्रांसफर होंगे। तो ये आप आईनी, सियासी, कानूनी, फाइनेंशियली आप समझते हैं कि ये विल इट बी प्रैक्टिकल एंड हेल्पफुल कराची के मसाइल के लिए अगर देखा जाए? खेल रहे भाई, आइन में तो क्लियर कट हर चीज है, हर चीज आइन नहीं है। 14 साल गवर्नर था आपका, 35 साल आपने मुख्तलिफ पार्टियों के साथ एहतियात करके मार्शल में आपने फुल फ्लज मजे लिए। आपका वजीर दाखिला, आपका गवर्नर 14 साल पाकिस्तान की तारीख में, और फिर आपका मुतालबा तक कि वाटर बोर्ड हवाले कर दो मेयर को, हमने हवाले कर दिए। नहीं जी, अब मेयर भी हमारे दो। भाई इलेक्शन लड़ो तो सही, पहले इलेक्शन से आप भाग गए, इलेक्शन लड़ने की ताकत नहीं थी आपके अंदर, और आपके मुतालबा जो थे वो तो मान लिए पीपल्स पार्टी ने। आप चूंकि बदकिस्मती से, आपकी बकौले बदकिस्मती से पीपल्स पार्टी का मेयर आ गया, तो आपको ये भी पसंद नहीं है। तो भाई एक तरफ तो ठीक जाओ ना पूरा, या तो इधर या तो उधर। और आपको 16 महीने में शहबाज शरीफ साहब ने क्या दिया, फिर भी आप उसके साथ शामिल हो गए। आप कराची के लोगों को क्या समझ रहे हो, बेवकूफ समझ रहे हो? हर शख्स के हाथ में मोबाइल फोन है, हर शख्स के हाथ में आपकी पूरी डिटेल है, हर शख्स में जो आपको मुस्तफा कमाल साहब बढ़ चढ़ के बातें करे इनकम के बारे में, उसके सारी तकारीर मौजूद है। हर शख्स को यह पता है कि 2012-13 में जो कराची ऑपरेशन हो गया, नून लीग ने आपके साथ क्या किया, सबको पता है सारा। वो भाई ये बातें भूल गए, आप भूल गए, आवामी भूली है। अच्छा, आपने वाटर का जिक्र, वाटर का पानी का जिक्र किया, वाटर बोर्ड का जिक्र किया, मैं हाइडेंस में आने लगा था कुछ देर में, आप साथ ही रहे। राना शीह साहब, आप कुछ अगर इस पे कहना चाहिए? आपकी सियासत पे तनकीद, राना शीह साहब प्लीज। देखें, इनका ये बेचारी, इनकी तकलीफ को मैं समझ सकता हूं कि इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। भाई पॉलिसी की बात कर लेना, पॉलिसी क्या है? क्या डेवोल्यूशन ऑफ पावर होनी चाहिए, निचली सतह तक इख्तियारात की मुंतकली होनी चाहिए, यस या नो? वो कह रहे हैं नेशनल फाइनेंस मजाक नहीं है कि आप ऐसे उठा के मजाक कर रहे हैं ना, इनके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं ये लोग। पीपल्स पार्टी की पॉलिसी थ्रू आउट यही रही है। तो वो चार्टर ऑफ डिमांड जो शहबाज शरीफ साहब के पास लेकर जाते रहे, जो पीटीआई के पास लेकर जाते रहे, जो पीपल्स पार्टी के पास लेकर जाते रहे, जवाब दे तो आप लोग हैं भाई। क्या आपने इंप्लीमेंटेशन क्यों नहीं की? कोई गलत बात कही थी हमने? आपने इंप्लीमेंटेशन करनी चाहिए थी। वाटर एंड सीवरेज बोर्ड, जब 10 साल आपके पास इख्तियार रहा एडमिनिस्ट्रेटर्स का, बड़ी मुश्किलों से इंतखाबात हुए बल्दियाती, उस बल्दियाती इंतखाबात के बाद वो टेन्योर भी खत्म हुआ। साल भर पहले आपने 15 साल के बाद वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का चेयरमैन मेयर को बना दिया। जब आपका मेयर आ गया, वो भी एमक्यूएम के उस बाइकआउट करने के नतीजे में, जिसके ऊपर सवालिया निशान है। एक पार्टी कहती है जनाब ये तो वोट देने वाले चेयरमैन को बंद करके इन्होंने लिया है, वो जो भी मसला था इनका। लेकिन ये सवाल पैदा ये होता है ना कि जनाब आपने किस तरीके से कर दिया। दूसरी बात ये कि एनएफसी होता है, प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन का अवार्ड क्यों नहीं करते आप डेलीगेशन ऑफ पावर क्यों नहीं करते? आप निचली सतह तक इख्तियारात की और वसाइल की मुंतकली क्यों नहीं देते? एक और चीज कि भाई एमक्यूएम चले, कोलिशन गवर्नमेंट बना रही है ना, और वही चार्टर ऑफ डिमांड एक ही है, तो और इख्तियार में बकौल आपके क्या आने के लिए कर रही है एमक्यूएम, तो आप क्या जुमे का खुतबा पढ़ाने के लिए कर रहे हैं? आप तो प्राइम मिनिस्टर बनने की ख्वाब देख रहे होते हैं, बहुत सारी चीजें कर रहे होते हैं। तमाम पॉलिटिकल पार्टी का हक है, तो इसमें जलने और भुनने की कौन सी बात है भाई? लेकिन आप भी मेहनत करें, लेकिन प्रैक्टिकली आवाम की बात करें। राणा साहब, आपकी तरफ आते हुए कि उन पर, आप पर भी कहा कि शहबाज शरीफ साहब ने क्या दे दिया 16 माह की हुकूमत में कराची को, जो एमक्यूएम इनके साथ रही, और क्या फायदा हुआ कराची का कि जो हम दोबारा से एमक्यूएम इस धोखे में या एमक्यूएम इस इत्तेहाद में जाने जा रही है और आवाम को धोखा दे रही है? तो राणा साहब, क्या जवाब है आपके पास? 16 माह में क्या हुआ शहर कराची के लिए? आपका सवाल मेरे दिल में पहुंच नहीं सका, दोबारा से अगर बोले। मुझे बताएं कि राणा साहब कि ये शहर कराची के लिए कादिर मंदोखेल साहब सवाल उठा रहे हैं कि पिछले 16 माह की हुकूमत में शहबाज शरीफ साहब ने आखिर क्या डिलीवरी करी कि जिस बुनियाद पे एमक्यूएम और कराची और नून लीग का इत्तेहाद जो है वो कुछ कराची के लिए अब डिलीवर कर सकेगा? राणा साहब, देखें, अगर क्या डिलीवर किया पिछले जो पीएमएलएन के जो 5 साल का दौर था, उसमें कराची जो था, यहाँ जो जिस तरीके से मार्केटों को बंद किया जाता था, तो पीएमएलएन ने अपने 5 साल के दौर के अंदर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को क्लियर किया, और ये एक जो मामलात
लॉ एंड ऑर्डर और टेररिज्म के हवाले से थे वो बिल्कुल दुरुस्त हो गए, जिसकी वजह से कराची में जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसमें काफी बूम आया। इसी तरह अगर बात करें पिछले जो 16 महीने थे तो उसमें पीएचडीबी के एक अच्छा शेयर दिया गया कराची के प्रोजेक्ट्स को, और जिस हद तक हम उन पे काम कर सके हमने मुकम्मल किए। लेकिन देखिए कराची की जब बात आती है तो वो उसकी डेवलपमेंट की बात आती है, ब्रिजेस की बात आती है, ट्रैफिक हो जाए, पानी हो जाए, वहाँ सॉलिड वेस्ट की मैनेजमेंट हो जाए, तो वो सूबाई और लोकल गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है जिसमें वफाक का इतना कोई रोल नहीं है। तो जो आपकी सर वो K4 की मिसाल दे रहे हैं कि K4 है, सालों से इल्तिफा का शिकार, आप लोगों ने K4 कंप्लीट नहीं किया। शहबाज शरीफ साहब आए, एक बार फिर इफ्तिताह भी हुआ, फंड्स इतने मुख्तस नहीं किए जिस बुनियाद पे जो है K4 डिलीवर कर सके। जी रिकॉर्ड पर एक चीज लाना चाहूंगा आप इनकी बात के बाद। जी राणा साहब। राणा साहब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि K4 के बारे में स्पेसिफिकली पूछ रहे हैं कादिर मंदोखिल साहब के क्यों नहीं 16 यानी जो आपकी गवर्नमेंट रही रिसेंटली पीडीएम की, तो उसमें क्यों नहीं डिलीवर हुआ K4? देखिए सबसे पहली बात पीपल्स पार्टी अगर हमारे से पूछ रही है, पीपल्स पार्टी को उस कैबिनेट का खुद हिस्सा, ये हमारे से क्यों पूछ रहे हैं? ये वहां कैबिनेट में पूछते कि क्या मामलात हैं। तो ये हमने तो उस प्रोजेक्ट को हम आगे लेके गए और जो यानी कि जो फंड्स एलोकेट होने थे हमने किए। तो मैं समझता हूं कि उसके ऊपर प्रोग्रेस हुई 16 माह में। और लेकिन अगर ये सवाल पूछना है पीपल्स पार्टी ने तो वो अपने आप से पूछे, क्या इन्होंने K4 मंसूबे के वो वफाक का हिस्सा थी, कैबिनेट का हिस्सा थी, और हर लिहाज से उसको मालूम है कि K4 के ऊपर क्या प्रोग्रेस हुई पिछले 16 माह। जी कादिर मंदोखिल साहब आप साथ मौजूद है सर, प्लीज अगर आप ये स्पेसिफिकली बताएं, क्योंकि मंदोखिल साहब की फिर ये इत्तेहाद आपके लिए सियासी तौर पर नुकसानदेह होगा, फायदेमंद होगा? पीपल्स पार्टी कैसे देख रही है? फायदेमंद होगा। अच्छा, क्यों फायदेमंद होगा? ये होगा कि एमक्यूएम के वोटर जो वो देंगे 2012 में जो नून लीग ने कराची में ऑपरेशन किए एमक्यूएम के, उसको याद रखा गया। नंबर 2 बात ये है कि मुस्लिम लीग नून वाले वो भी हल्के के लोगों को पता है, कराची के लोगों को K4 मंसूबा जो ना 2-3 मरतबा उसकी ओपनिंग रखी है, और हमें ये उम्मीद थी कि K5 और K4 के लिए मुझे खुर्शीद शाह साहब ने बताया कि बजट में आएगा और अगले दिन काम शुरू होगा। और उसके बाद जब बजट में K5 मंसूबा नहीं आया, K4 के लिए सिर्फ 17 अरब रुपए की जो कि तनख्वाहों में चले जाएंगे। तो आप मुझे बता दो कि ये किस तरह से वोट मांगेंगे कराची के अवाम से, और एमक्यूएम वाले किस तरह वोट मांगेंगे। जहां और अभी मेरे भाई राणा साहब कह रहे कैबिनेट में, भाई कैबिनेट में आपने वादा किया है, कैबिनेट में आपने वादा करके मुकर गए। मुझे खुर्शीद शाह साहब ने बोला वादा करके, मैं तो नाम लेके आपको बता रहा हूँ कि नवाज शरीफ शहबाज शरीफ साहब ने वादा किया है, और ये पानी सिर्फ कराची में नहीं आना था, खुद मेरे और शहबाज शरीफ साहब के हल्के में आना था, जो कि एंड टाइम पे उसने मना कर दिया, बोला नहीं है पैसे। तो आप मुझे बताओ कि आप किस तरह वोट मांगने आएंगे? कराची ऑपरेशन एमक्यूएम को याद है, और एमक्यूएम के कारकुनों को कराची ऑपरेशन याद है, एमक्यूएम के कारकुनों को याद है कि 16 महीने में जवाब इत्यादि थे नून लीग ने क्या किया है। तो ये सारे बात पीपल्स पार्टी है, रेहान हाशमी साहब बैठे हुए, सिंध हुकूमत अपने हिस्से का पैसे दे चुके हैं K4 मंसूबे में, वफाक की रेट। अब वफाक की तरफ से 17 अरब मिले जो तनख्वाहों में चले जाएंगे। अब मुझे बताओ पानी का प्रोजेक्ट खास मुकम्मल होगा, और ये दोनों का एहतियात से हमें फायदा होगा। हमें पीटीआई का वोट भी पड़ेगा, हमें एमक्यूएम का वोट भी पड़ेगा, हमें नून लीग का वोट भी पड़ेगा। और इसका दलील ये है कि अभी 2 साल पहले मेरे इलेक्शन में पीडीएम की पूरा कंप्लीट जो इत्याद थी, और जितनी भी नून लीग के और एनपी के और जमीयत के लोग थे, खास तौर पे पश्तून वोट था, वो मुझे मिला। और मैं अब बताऊं कि अब आइंदा इलेक्शन में भी हमें एमक्यूएम वाले भी वोट देंगे और हमें नून लीग वाले भी वोट देंगे, क्योंकि इनको पता है कितनी सीटें। मैंने सही तरीके से पूछा तो कहा था 10 सीटों का आप टारगेट कर रहे हैं कि तकरीबन शहर कराची से आपको 10 सीटें कम से कम मिलेंगी। लेकिन कुछ लोग तो ये कह रहे थे आपकी पार्टी के कि हमें सिर्फ 3 सीटों में मुकाबला है, बाकी हम क्लीन स्वीप करेंगे। मंदोखिल साहब सियासी कौन कह रहे हैं? ये तैमूर हमारे पास ऑलरेडी है। वो कह रहे 3 सीटें तो हमें मुकाबला, बाकी हम पूरा क्लीन स्वीप कर देंगे। कराची पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे ऑलरेडी हमारे पास है ना, 3 सीटों के दावेदार ये मंदोखिल साहब आपका हल्के के आपने पानी के मसाइल का जिक्र किया, रेंजर्स इलीगल हाइड्रेंट से खिलाफ ऑपरेशन कर रही है, ये मुझे बताएं, क्योंकि आपने अभी वाटर पोर्ट का जिक्र किया था, बड़ा बुनियादी मसला शहर कराची का पानी का रहा है। ये जो अभी कहा गया है उनकी तरफ से कि 200 मिलियन यौमिया गैलन पानी हमने बहाल कर दिया है, जो चोरी है वो
बिलियंस ऑफ रुपीस की हो रही है, इलीगल हाइडेंट्स ऑपरेट कर रहे हैं, कैसे हो रहा है, इसमें कौन क्या मुलविस है, किस तरह काम हो रहा है, ये ऑपरेशन कितना इफेक्टिव होगा मंदो खिल साहब आपकी नजर में? जी बिल्कुल बिल्कुल, रेंजर बेहतरीन काम करी है। सारे इलीगल हाइड्रेंट जो पहले दिन से मैं निशानदेही करता रहा था उनको मुस्मार कर दिए। और थोड़ी दिन के लिए तकलीफ तो है आवाम को, क्योंकि जो टैंकर 2000 रुपए मिल रहा था वो अब 2000 में नहीं मिल रहा है। यकीनन टैंकर वाले भाग गए, जो लोगों को पैसों के जरिए पैसे देता। अब इंशाल्लाह लाइनों में पानी आएगा। जब ये हाइड्रेंट खत्म हो गए तो इंशाल्लाह मेरी एमडी वाटर बोर्ड से बात हुई है, डिस्ट्रीब्यूशन निजाम बेहतरीन कर रहा है, क्योंकि हाइड्रेंट तो बंद हो गए, लिहाजा डिस्ट्रीब्यूशन निजाम जो नो वो मुसावी तौर पे पूरा कराची को मिलना चाहिए, हर हल्के को। और खास तौर पे मैं राना साहब से और रियान हाशमी साहब दोनों से बात कर रहा हूँ। एक अभी लीडर मेरे हल्के से इलेक्शन लड़ेगा और दूसरा भी लड़ेगा, तो लिहाजा दोनों मिल के आवाम के साथ ये वादा करे कि 16 महीने में हमने जो कुछ कहा, हमने आवाम को गुमराह किया है, आइंदा हम करेंगे, मगर फिर भी आवाम यकीन नहीं करेंगे इनके ऊपर। अच्छा, और रियान हाशमी साहब, आप सियासी जो उन्होंने कहा है कि सियासी तौर पे कि इनको इन्होंने कहा आप अल्ताफ हुसैन एमकेएम का भी वोट इनको मिलेगा, पीटीआई का वोट भी इनको मिलेगा। अच्छा राना साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं सर प्लीज? मैं कह रहा हूँ बिलावल भुट्टो साहब तो तारीफें करने से नहीं हटते थे शहबाज साहब की एज प्राइम मिनिस्टर। तो सबसे पहले तो वो माफी मांगे अवाम से कि वो झूठ बोल रहे थे। जी अच्छा जी, मंदो खिल साहब, ये ऑन फ्लोर ये कहा है, ये मतलब बिलावल साहब के बयान ऑन रिकॉर्ड है? जी बिल्कुल, खुर्शीद शाह साहब ने बोला कि बिल्कुल हमें माफी दो, हमें धोखा दिए नून लीग ने, और हमें नून लीग ने धोखा दिए हमेशा की तरह, एक मरतबा फिर दिए, कराची के अवाम को धोखा दिए। और इस वजह से हम अपने शर्मिंदा है उस 16 हुकूमत की जो शहबाज शरीफ साहब खुद कभी जिंदगी में सोच भी नहीं सकता था वज़ीर आज़म बनने का, ये जरदारी साहब ने बनाया। तो लिहाजा ये शुक्रगुजार हो रहे हैं और हम तो पछतावा है, हमें तो माफी बिल्कुल हम आवाम से मांग रहे हैं कि हमने 16 महीने आपका साथ दे के हमने बहुत बड़ी गलती की है। अच्छा, ये माफी मांग रहे हैं। दो पॉइंट का ये मसला है कि जब तक ये इक़्तिदार में बैठे थे तो तारीफें कर रहे थे, शुक्रगुजार थे, और आज जब मुकाबले में आ रहे हैं तो मैं आपकी तवज्जो से शहबाज शरीफ साहब को चैलेंज करता हूँ, आप जो ये एमकेएम समेत मेरा मुकाबला करें। कैबिनेट के अंदर इन्होंने लिखवाया हो, वहाँ कैबिनेट के अंदर एक इनकी डेसेंट नहीं है, हर फैसले में ये शामिल थे और सपोर्ट कर रहे थे। वहाँ लिखवाते डिसेंट काबीना में कि हम इस फैसले पे एग्री नहीं करते, हमारा ये अलहदा मशवरा है, ये फॉलो हो। एक डिसेंट के फ्लोर पे, और आज के अवाम को असेंबली के फ्लोर पे मेरे जवाब सुन ले, असेंबली के फ्लोर पे बिलावल भुट्टो साहब ने आपकी नेप ऑर्डिनेंस की मुखालफत की है और ये कहा कि चूंकि हमें इत्यादी है, जरूरत नहीं थी, लिहाजा हम उसके साथ दे रहे हैं। तो ये मुखालफत नहीं है तो और क्या? असेंबली के फ्लोर पे मैंने बार बार कराची का जिक्र किया, असेंबली के फ्लोर पे बार बार हमारे साथियों ने मदमशुमारी की बात की, असेंबली के फ्लोर पे हमने आप भी काबीना मंदो खिल साहब, रियान हाशमी साहब भी को जवाब देना चाह रहे थे। राना साहब प्लीज एक सेकंड देखिए, रिकॉर्ड पे लेकर आना चाह रहा हूँ। 2013 की नेशनल असेंबली में जब हम अपोजिशन बेंचेस पे बैठे हुए थे, उस वक्त पीएमएलएन की गवर्नमेंट थी, हमने नेगोशिएट करके इस बात के ऊपर तय करवाया कि वफाक 50% K4 मंसूबे का कराची के पानी के मसाइल हल करने का देगा। वफाक ने एग्री किया और 50% प्रोविंशियल गवर्नमेंट यानी कि पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट करेगी। ये K4 की बात कर रहा हूं, तो ये रिकॉर्ड पे लेकर आ रहा हूं। और उस वक्त ये 2013 की असेंबली की बात है कि सूबाई हुकूमत पीपल्स पार्टी की वो बैक हो गई और वो मंसूबा जो 2013 में, हालांकि वो डिले था, वो शुरू होना था, वो तात्तुल ज़दा हो गया। दूसरी चीज रिकॉर्ड पर लेकर आ जाऊं, हमें गिला है बहुत मुस्लिम लीग नून से कि उन्होंने जो ऑपरेशन 75-72 बड़ी मछलियों के खिलाफ शुरू करना था वो अर्बन सिंध के ऊपर मुसल्लत किया, और जिसमें हमारे सख्त रिजर्वेशन तीन ऑपरेशन है, तीनों हुकूमतों में आपके ऊपर, मगर और आप चौथी बार फिर आजमा रहे हैं। जो मावराए अदालत कत्ल का सिलसिला शुरू हुआ है एमकेएम के कारकुनान का, वो नसीरुद्दीन बाबर जो पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे थे उनके दौर में शुरू हुआ। बेदरीग कराची में रहने वाले नौजवानों को जिनकी वाबस्तगी एमकेएम के साथ थी, उनको कत्ल किया जाना शुरू किया गया नसीरुद्दीन बाबर के दौर में। तो ये भी रिकॉर्ड पे ले आऊं, हमें गिला दोनों से है क्योंकि इन दोनों पार्टीज ने किसी ना किसी तौर पर हमें सख्त किस्म का तशद्दुद का निशाना बनाया, पॉलिटिकली भी, म्यूनिसिपल दहशतगर्दी का भी, और कहीं पर हमें ग्राउंड के ऊपर भी हमें मतलब पाबंद करने की कोशिश की गई, रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश की गई। लेकिन इन तमाम चीज़ों से हटकर हमारे पास ऑप्शन क्या है? हमने पीपल्स पार्टी से मुआहदा किया, नहीं पूरा हो सका, वही चार्टर ऑफ डिमांड। हमने उसी चार्टर ऑफ डिमांड के साथ पीटीआई से मुआहदा किया, नहीं पूरा हो सका।
हमने उसी चार्टर ऑफ डिमांड के साथ सर PMLN के साथ कर रहे हैं। खेल साहब यही कह रहे हैं कि आप 4.5 साल हुकूमत में रहने के बाद आखिरी 6 माह में कहेंगे कि मुआहदे पे अमल नहीं हुआ और हम हुकूमत से छोड़ रहे हैं, काम करें ना, और हुकूमत एंजॉय करके मिनिस्ट्रीज में एंजॉय कर लेंगे। आप जवाब देना। बंदू खेल साहब, ये तो बंदू खेल साहब जिस पॉलिटिकल पार्टी हो रहा है ना हिस्टोरिकली, भाई आप जिस पॉलिटिकल पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हैं ना, आप तो अपना बताएं ना कि क्यों आप लोग पूरा नहीं कर सके जब आपने साइन किया, एग्री किया, यस किया, ओके किया, कोलिशन गवर्नमेंट फॉर्म किया और उसके बाद फिर आपने आसरा देते रहे, आसरा देके पूरा टाइम निकाला, अपनी हुकूमत को बरकरार रखा और उसके बाद जाके आपने कहा कि जनाब ये पॉसिबल नहीं है। अभी आप ये कह रहे हैं कि अगर आईनी तरमीम नहीं होती तो आप लोग हुकूमत छोड़ देंगे, इसका मतलब ये बदकिस्मती क्या है? बदकिस्मती जो आप मुतालबा भी कर रहे हैं, हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं? या तो कॉन्स्टिट्यूशनल कोई तब्दीली हो जाए कि किसी पाकिस्तान के या रियासत के किसी इदारे के साथ हमारा मुआहदा हो जाए, या तो ये हो, ऐसा मुमकिन है नहीं। हम पाकिस्तान में पॉलिटिक्स करने वाली ही पॉलिटिकल पार्टीज के साथ जो कि अददी अक्सरियत के साथ असेंबली में आएंगी और जिनके पास इख्तदार होगा उन्हीं के साथ कोई बात कर सकते हैं कि जनाब आप ये करके दें। मिसाल के तौर पर ये जो K4 मंसूबा हो, डेलीगेशन ऑफ पावर हो, आर्टिकल 140A का इतलाक हो, NFC को मशरूत करना प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन से और इस तरह की दीगर जो चीजें हैं, तो हम उसी से बात कर सकते हैं ना कि जिसके पास 2/3 मेजॉरिटी हो, या डायलॉग करके 2/3 मेजॉरिटी ऑब्टेन करने की कोशिश करें। लोगों से फिर दोबारा करके आप समझ रहे हैं कि रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आएगा और फिर नहीं है, वो ये कह रहे हैं कि आप फिर गवर्नमेंट में आके फिर छोड़ेंगे कुछ आखिरी तो भाई क्या करें, इसके अलावा क्या करें? गवर्नमेंट में छोड़ेंगे तो राना एहसान साहब ये बताएं, क्योंकि सर ये जो एज अ कराची हमारा सवाल यही है कि व्हाट विल बी डिफरेंट दिस टाइम, मुख्तलिफ क्या है, नया क्या है सर? ये तो हमने देखा है इत्तेहाद बने हैं, बहुत आपके बने, एमक्यूएम के बने, आपकी पीपल्स पार्टी से बने, अभी इत्तेहाद था 16 माह बाद, अब आप एक दूसरे पे तनकीद कर रहे हैं, उसने ये फैसला किया, मैंने ये नहीं किया। तो सर ये अब क्या होगा? अब आप लोग कुछ दिन साथ रहेंगे, उसके बाद फिर यही होगा कि हमने यूं नहीं कहा था, उसने यूं कहा था, उसने यूं नहीं कहा था, हमने ये कहा था। जी राना एहसान साहब। नहीं देखिए, जो हकायक है वो ये है कि आपके जो PSDPs रहे हैं, आज उसका जो थ्रो फॉरवर्ड है वो तकरीबन 15-16 सालों के ऊपर। अगर पुराने प्रोजेक्ट्स के ऊपर फोकस किया जाए तो मैं समझता हूं कि आप पुराने प्रोजेक्ट्स को मुकम्मल करें, इस चीज को तरजीह दें, बजाय कि आप नए प्रोजेक्ट्स जो हैं वो उस PSDP में डाल दें। उस बैकलॉग को खत्म करने की जरूरत है। तो मैं समझता हूं आगे आने वाले जो भी हुकूमत आती है उसको ये कंसोलिडेट करना पड़ेगा PSDP को, कि जो ऑलरेडी 15-16 साल का जो थ्रो फॉरवर्ड है उसको कम करें, नए प्रोजेक्ट्स को 2-3 साल ना लॉन्च करें, पुराने प्रोजेक्ट्स को मुकम्मल करें। ये एक रास्ता बनता है कि आप जो है वो रिजल्ट लें और ये एक वे फॉरवर्ड बनता है। बाकी मैं समझता हूँ, देखें, अगर लेग पुलिंग तो होती रही है पाकिस्तान की सियासत के अंदर, लेग पुलिंग के अलावा और एक दूसरे के साथ तावन करने की जरूरत है। मुल्की एजेंडे पे हुकूमत ऑपोजिशन को इकट्ठा काम करने की जरूरत है और अवाम देखें सफर कर रही है इस वक्त। तो ये बजाय कि हम पॉलिटिकल ब्लेम गेम करें, अब आप भी जानते हैं, ये पीपल्स पार्टी वाले भी जानते हैं, आप कैबिनेट का हिस्सा थे, MQM भी कैबिनेट का हिस्सा थी, सब जानते हैं कि किस तरह के चैलेंजेस थे। IMF का एक चैलेंज था और उसकी वजह से हमें अपनी PSDPs पे कट लगाने पड़े। तो डेवलपमेंट की PSDP की बात है, लेकिन अभी पीपल्स पार्टी ने एक बात की, उन्होंने कहा कि सिंध जब आता है नून लीग को याद, जब इलेक्शन करीब होते हैं, और ये भी हकीकत ही है। नवाज शरीफ साहब, आपने बिल्कुल कहा कि कराची ऑपरेशन अमन अमान का कयाम या फिर दीगर जो मंसूबे, लेकिन इसके अलावा सियासी तौर पर नून लीग के जलसे में, टॉक शोज में, कंटेंट में सिंध का जिक्र ही जब आता है जब इलेक्शंस नजदीक होते हैं। राना साहब, ये आयरनी क्यों है? ये हम एज ए सिंध का शहरी मैं पूछना चाहता हूं आपसे, क्यों ऐसा नून लीग करती है कि इत्तेहाद और तमाम चीजें ड्यूरिंग इलेक्शंस या जस्ट बिफोर इलेक्शंस याद आते हैं आपको? जी ऐसा मैं इस तासीर को रिजेक्ट करूंगा, ये गलत है। देखिए, आपको अगर PMLN से पूछना है तो 16 माह की जो हुकूमत हमारी थी उसके अंदर हम अकेले स्टेक होल्डर नहीं थे हुकूमत के, उसमें सिंध की जमातें जो थी वो हाजिर थी, वो प्रेजेंट थी। जो सिंध के अंदर मेजॉरिटी रखते हैं वो अपनी सिंध की आवाज भी उठा सकती थी, वो मिनिस्टेरियल पोस्ट पे भी थी और वो अपना PSDP का हिस्सा भी ले सकती थी। मैंने आपके सामने चैलेंजेस लगती है। जहां तक PMLN की बात है, देखें, PMLN की पिछले टेन्योर के अंदर कोई बाहर हम सीट्स नहीं निकाल सके। तो जो ज्यादातर सब्जेक्ट्स जो डेली लाइफ जिससे इम्पैक्ट होती है लोगों की, वो प्रोविंशियल हैं।
वो लोकल बॉडीज के सब्जेक्ट, ठीक है सर, जहां हमारी प्रेजेंस राणा साहब गिव मी चांस, एक ब्रेक है, आई हैव टू टेक अ ब्रेक। राणा साहब प्लीज, मैं हमारी एक सेकंड, मैं 1 मिनट के अंदर वापस आ रहा हूं, मेरे साथ ही रहेगा, खिल साहब भी साथ हैं, रेहान हाशमी साहब भी साथ हैं। आफ्टर दिस ब्रेक नाज़रीन डिस्कशन कंटिन्यू रखते हैं, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और आज बेनकाब में अहम तरीन सवालात शहर कराची की मुस्तकबिल की सियासत, इस वक्त जो जोड़ बन रहे हैं सियासी, इस वक्त महाजराई हो रही है, बयानबाजी हो रही है, और साथ साथ जो मुस्तकबिल का मंजरनामा है सियासी, इस पर गुफ्तगू हो रही है। मंदोर खेल साहब आप साथ हैं, तो सिर्फ फरमाएं, रोशनी डालें कि जो मुस्तकबिल का सियासी मंजर आता है, इसमें नज़र यही आ रहा है कि अभी MQM और साथ में नून लीग इत्तेहाद है, फिर इसमें GDA और दीगर जमातें, जमीयत उलमा इस्लाम, ये सब यानी जो आपके PDM में जिनके साथ इश्तराक था PDM की जिन जमातों के साथ आपका, वो शामिल हो सकती हैं, फिर एक इत्तेहाद तश्कील पा सकता है सिंध में आपको इलेक्शंस में टफ टाइम देने के लिए। तो पॉलिटिकल लैंडस्केप के हिसाब से मंदोर खेल साहब कितना चैलेंजिंग है ओवरऑल, मैं सिंध की बात कर रहा हूं आपके लिए, मुस्तकबिल का जो इलेक्शंस है 2024 का, मंदोर खेल साहब? देखिए, जो GDA हमारे खिलाफ बना था 2018 में, उसमें से जो 3 MLA दो मेयर खान को मंदोर खेल साहब की आवाज़ इस वक्त जो है वो तक नहीं आ रही है, या तो मेरी कनेक्ट कर लेते हैं जी। अच्छा, और ये रेहान हाशमी साहब फरमाएंगे, क्योंकि आपका इत्तेहाद अभी, और ये जो आपने कहा ना कि हमारा एक सिंगल पॉइंट एजेंडा है, तो ये सिंगल पॉइंट एजेंडे के ऊपर अब कितनी और जमातों के साथ इश्तराक, GDA, JOI, ये पूरा एक ग्रैंड अलायंस बन सकता है क्या सिंध में? क्या हो सकता है इसका मुस्तकबिल? देखिए, बुनियादी तौर पर ना तो ये सीट एडजस्टमेंट है, ये तो कंसेंसस है, इत्तफाक राय और मुफाहमती एक अमल का तसलसल है बुनियादी तौर पर। और हमें PMLN की जो रहनुमा है उनकी जानिब से जब बुलाया गया, तो उसके बाद मेरे इल्म में आया कि जनाब बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ भी इनका मुशावरती अमल जारी है। तो देखें, पॉलिटिकल पार्टीज़ का आपस में इंटरेक्शन करना कोई मजाक नहीं है, लेकिन अर्बन एरियाज़ में हम समझते हैं कि MQM ही डोमिनेट करती है। हम समझते हैं कि हम अपनी जो खोई हुई सीटें थीं जो 2018 में हमसे छीनी गई, तो हम तकरीबन 17 सीटें अपनी ऑब्टेन करेंगे, री-ऑब्टेन करेंगे। ये आप 2013 के रिजल्ट्स की बात कर रहे हैं, 17 MNA की सीटें, जी, और उस वक्त 33 आपकी सूबाई में सीटें थी, 33 सूबाई में, ऐसा ही है। ऐसी तो हम और मुस्लिम लीग की 2 थी उस वक्त सूबाई में, गालिबन मुस्लिम 2013 में 2 थी, तो वो मुस्लिम लीग लग रही है। इत्तेहाद से आपको फायदा क्या होगा सीट एडजस्टमेंट से? मतलब बज़ाहिर लग रहा है ऐसा है कि क्योंकि GDA के साथ भी इनके कंसेंसस हैं और फंक्शनल के साथ भी कंसेंसस हैं, और सूबे के अंदर कोई बेहतर गवर्नमेंट का फॉर्म जो है सामने आ सकता है, हम समझते हैं, और वफाक में भी ऐसा हो सकता है। अगर वफाक में हुआ तो बुनियादी तौर पर जो हमारा लॉन्ग अवेटेड जो मुतालबे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के 2/3 मेजॉरिटी उसके लिए ज़रूरी है किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल तब्दीली के लिए, तो हम समझते हैं कि अगर इस तरह का कोई मैकेनिज्म बनता है, और अगर पॉलिसीज़ के हवाले से बहुत ही अच्छा हो कि इन पॉलिसीज़ को जो अवाम दोस्त पॉलिसी है, अर्बन सिंध दोस्त पॉलिसी अगर पीपल्स पार्टी भी अपनाए और इस बात को एडमिट करे कि जनाब नेशनल फाइनेंस कमीशन को निचली सतह तक आना चाहिए, सूबे तक मरकूज नहीं होना चाहिए, लोकल बॉडीज़ एम्पावर्ड होनी चाहिए, एंड सो ऑन, तो अच्छा है ये भी अपना इनपुट डालें, क्योंकि ये मुशावरती और मुफाहमती अमल है। अगर आप समझते हैं कि आप 70 साल तक लोगों को गुमराह करके और अपनी पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के ऊपर, हम तो नहीं है ना भाई अभी, हमारे पास मेयरशिप तो नहीं है अभी, लेकिन फिर भी हम बात कर रहे हैं लोकल बॉडीज़ की एम्पावरमेंट की, फिर भी हम बात कर रहे हैं आर्टिकल 140A के इतलाक़ की। हमारे पास अभी इख्तिदार तो नहीं है, मगर हम बात कर रहे हैं, तो लोगों के लिए फ्रेंडली कोई पॉलिसी बननी चाहिए, और वो पॉलिसी उसी सूरत में बनेगी जब आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन के ऊपर आप कोई ना कोई ऐसी शिक रखेंगे जिसके ऊपर रिस्पांसिबिलिटी करार दें। आपका यानी सिंगल पॉइंट एजेंडा है, सीट एडजस्टमेंट बात हुई है, अभी यही बात हुई है कि बस आईनी तरमीम चाहिए, नो सीट एडजस्टमेंट, नथिंग एट ऑल, जस्ट आईनी तरमीम बस। ये तो नून लीग का फायदा इसमें क्या है राना एहसान साहब, ये बताइए कि ये जो आप किन रिजल्ट्स को रिपीट करना चाहते हैं, ये क्या टारगेट आप लेके चल रहे हैं फॉर स्पेसिफिकली फॉर सिंध? अगर आप यहाँ पे इत्तेहाद कर रहे हैं मुख्तलिफ पार्टीज के साथ, तो व्हाट इज योर टारगेट माइंडसेट क्या है? जैसे मैंने कहा कराची में 2 सीटें सूबाई आप जीते 2013 में, इसी को रिपीट करना है, इससे ज्यादा टारगेट रख रहे हैं, व्हाट इज योर टारगेट क्या है राना साहब?
अच्छा, राना एहसान साहब से हम रिकनेक्ट करते हैं। मीनवाइल कादिर मंदोखेल साहब, 17 सीटें कह रहे हैं एमक्यूएम, हम 2013 के इंतखाबात के नताइज को रिपीट करेंगे, 33 सीटें सूबाई असेंबली में। मंदोखेल साहब, आपको मुस्तकबिल का जो इत्तेहाद ग्रैंड कोई बनता नजर आ रहा है अपनी पार्टी के खिलाफ सूबे सिंध में स्पेसिफिकली, और उससे कोई खतरा है? देखिए, पहले तो जब मेरे यहाँ की सोच के ऊपर के ऊपर ये 2013 में जो बात करके उस वक्त अल्ताफ हुसैन साहब की न तो वो इनको मानता है, न मुस्तफा कमाल को मानते हैं। फिर 2013 में 18 में या उसके बाद पीएसबी अलग हो गई है, जो इनको गालियां देती थी दिन रात। आज कोई हो गए सोशल मीडिया में वही इनको गालियां देते थे खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब को, मुस्तफा कमाल साहब की, वो सारी दुनिया देख रही है। ये किस ख्वाबों में है कि आज अल्ताफ हुसैन ग्रुप खड़ा हो जाइए, काउंटर भी नहीं मुंतखब कर सकते हैं। इस चक्कर में बैठे हुए। दूसरी बात नून लीग को बता दो, तेरे जमाना किया जो 2 सीटों में थी पूरा कराची में, जहाँ 100 से ज्यादा सीटें हैं यूनियन काउंसिल की पीपल्स पार्टी के पास, वहां नून के पास 7 सीटें हैं और वो भी पीपल्स पार्टी के साथ। मेरे हल्के में 3 सीटें हैं, 2 चेयरमैन, 1 वाइस चेयरमैन। चेयरमैन एमक्यूएम में शमूलियत कर लिए, मेरे साथ है, तीसरा भी मेरे साथ लगा हुआ है तरक्याती काम में। इनका तो कुछ नहीं है ना, ये अभी 2013 या उससे पहले के ख्वाबों में रहते हैं। इस वजह से लोगों को पता है। कल भी के लोग मेरे पास आए थे, इनके भाई चेयरमैन हुए, कह रहे थे कि भाई लोग कहते हैं ये शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म था, निफ्ताई वजीर खजाना था, 1 रुपए का काम ने बलिया टाउन में नहीं किया, 1 रुपए था। तो ये क्या कंपेन करने आएंगे, ये कंपेन करेंगे उनका ये असर होगा जो लाहौर में इनको हुआ। मंदोखेल साहब, ये आपके पे कितनी सीटें निकालेंगे आपको लगता है? ये कौन? नून लीग? एमक्यूएम। ये मेरी बात सुनो, अल्ताफ हुसैन साहब ने बाइकाट कर दिए तो 5% वोट भी इनको नहीं डलेंगे। और ये जो ख्वाब देख रहे हैं, ये कमाल साहब बड़ी बड़ी जो तस्वीरें मेरे हल्के में क्या है, इसको तो छोटे साल पहले तो ये किस चक्कर में है कि हम सीट जीतेंगे। हाँ, एक जमाना था इनका चल रहा था क्लाशन को, वहां जरूर उन्हें वोट लिए, वहां जरूर बैलेट बक्स उठा के ले गए। अब वो दूर हो गए, अब बल्कि एकदम बाशऊर है। उनको चाहिए पानी, उनको चाहिए बिजली, उनको चाहिए गिर, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 22 महीने के टर्नओवर में 20 करोड़ के तरक्की आप अभी कुछ देर पहले शहबाज शरीफ साहब को ये चैलेंज दे चुके हैं कि आए और आपके हल्के से इंतखाब लड़े। बिल्कुल आप दे चुके हैं, अभी आपने कहा है कि आप दे चुके हैं। तो अब मैं कहता हूँ शहबाज शरीफ साहब को चैलेंज करता हूँ, आज वो एमक्यूएम को और पूरे पीडीएम को साथ लेके आ जाए और पार्टी ने मुझे मुकाबला कर नहीं है तो आप टीम बाकी है। सही है। ये वेस्ट का हल्का है मंदोखेल साहब का, जो जैसे केमाड़ी। जी केमाड़ी। अच्छा, राना एहसान साहब, ये क्या आप ये पहुंचाएंगे अपनी क़यादत का पैगाम, एंड विल यू एक्सेप्ट दिस चैलेंज? क्योंकि ये तो कह रहे हैं मुझसे इंतखाब लड़ लें, आगे आप बात छोड़ दें, सिंध में आके कराची में आप मुझसे सिर्फ केमाड़ी में आप इंतखाबात लड़ लें, आपकी क़यादत जो है। राना एहसान साहब, टिकट तो मिल जाए इनको। बिलावल साहब जब चैलेंज करेंगे तो फिर शायद कोई रिस्पॉन्स है। तो कहाँ से किसने इंतखाब लड़ना है इसका तो फैसला जरूर आगे पार्टी कर लेगी। इनका चैलेंज भी हमने नोट कर लिया है, जरूर इसका अच्छा रिस्पांस देंगे। लेकिन देखिए, मैं समझता हूँ कि ये जो एमक्यूएम और पीएमएलएन की जो एक इलेक्टोरल अलायंस या जो अभी एक कह लें कि एक मुशावरती अमल चल रहा है, इसका दोनों को बेनिफिट होगा। कराची के अंदर 2018 के इलेक्शन में तकरीबन हर हल्के में पीएमएलएन का कैंडिडेट था, कहीं वो नंबर 2 था, कहीं 40,000 वोट लिया, कहीं 50 लिया, कहीं उसने 10,000 वोट लिया। तो ऐसा नहीं है कि वहां वोट बैंक पीएमएलएन का एग्जिस्ट नहीं करता। वहां अगर तौर पे अगर कोई सीट एडजस्टमेंट भी होती है तो वो म्यूचुअली बेनिफिशियल होगी। कुछ ऐसी सीट्स हैं जहां एमक्यूएम नंबर 2 पे आई और अगर पीएमएलएन के आप वोट वहां ऐड कर लें तो वो नंबर 1 बन जाती है, और कुछ ऐसी सीट्स थी जहां पीएमएलएन नंबर 2 पे थी और उधर एमक्यूएम का वोट ऐड कर लें तो वो नंबर 1 पे चले जाती है। तो ये चीजें पॉसिबल हैं। आगे आने वाले दिनों में, हफ्तों में इसके ऊपर भी मुशावरत हो सकती है। लेकिन देखिए, ज्यादा जरूरी ये है कि एक अच्छा नंबर लिया जाए नेशनल असेंबली में अपने अलायंस पार्टनर्स के साथ, और उसका फायदा ये होगा कि जब आपके पास एक अक्सरियत होगी तो आप मुश्किल फैसले कर सकेंगे जो आवाम के लिए बेहतरी लेके आएंगे। तो ये सारों की पॉलिटिकल स्ट्रेटजी, हर एक के पास अपना हक है कि वो फॉर्म करे। हम तो अभी बलोचिस्तान जा रहे हैं, मियां नवाज शरीफ
इसी तरह वो वहाँ हम अलायंस भी करेंगे, अपनी पार्टी से भी वो मिलेंगे, KPK में भी मुमकिन तौर पर मिलेंगे। तो हमारी कोशिश है कि एक स्ट्रॉन्ग मेजॉरिटी के साथ, 2/3 मेजॉरिटी के साथ, अपने अलायंस पार्टनर्स के साथ वफाक में हम हुकूमत। ठीक है, बहुत शुक्रिया अनस साहब, आपने वक्त दिया, प्रोग्राम में ज्वाइन किया। कादू मंदखिल साहब और रेहान हाशमी साहब, आपने वक्त दिया। बैंक के शहर कराची की मुस्तकबिल की सियासत, सिंध का मुस्तकबिल का मंजरनामा, सियासी मंजरनामा क्या होगा, इंतखाबात में किसके क्या दावे हैं और शहर कराची के मसाइल का बुनियादी हल कौन कर पाएगा। फीडबैक दीजिएगा ज़रूर, देखते रहिएगा। अब तक अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।